हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स। सो जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली से जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर, और उससे प्रीवियस भी जो हमारे लेक्चर्स हैं पूरे माइक्रो प्रोसेसर सीरीज पर, उनको आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके पहले एक बार अच्छे से देख लें ताकि आपको ये जो लेक्चर है इसको समझने में कोई इशू ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट की। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में बात की थी और एड्रेसिंग मोड्स, यानी कि किस किस टाइप से मैं ऑपरेंड को स्पेसिफाई कर सकता हूं, तो उस बारे में हमने बात की थी। अब इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं, यहाँ पे हम जनरली जो इंस्ट्रक्शन सेट्स की बात करेंगे वो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो 8085 के लिए इंस्ट्रक्शन सेट्स जो होते हैं वो होते हैं कुछ 5 टाइप के होते हैं आपके, जैसे डेटा ट्रांसफर ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप हो गया, लॉजिकल ग्रुप हो गया, ब्रांचिंग ग्रुप हो गया, स्टैक एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप। अगर ये एक आप ले रहे हैं तो ये एक ग्रुप है, अदरवाइज 2 भी हो सकते हैं, जैसे स्टैक ग्रुप एक अलग है और मशीन कंट्रोल ग्रुप एक आपका नेक्स्ट है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटेशंस क्या क्या यूज करते हैं हम इंस्ट्रक्शन में। तो कुछ बीच में नोटेशंस भी आएंगी जहां पे अगर आपको पता करना है कि अगर कोई नोटेशन यूज हो रही है तो उसका मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको उसका कोई ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम नोटेशंस के बारे में लिखते हैं ये कि नोटेशंस क्या होंगी, और यहाँ पर उसके मीनिंग को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज करिए अगर आपको कोई नोटेशन आती है एम, तो एम का मतलब क्या हो गया है कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, कोई भी मेमोरी लोकेशन है जो कि पॉइंटेड है बाय HL रजिस्टर पेयर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो आर्किटेक्चर वाला हमने लेक्चर डिफाइन किया है कि HL रजिस्टर पेयर जो है वो मेमोरी लोकेशन को भी पॉइंट करता है। तो अगर M कहीं किसी इंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है आपका, तो वहां पे उसका मतलब है कि कोई भी मेमोरी लोकेशन है जो कि पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर। और उसी के साथ अगर R यूज हो रहा है वहां पे, स्मॉल r की बात कर रहा हूं, तो इसका मीनिंग होगा कि कोई 8 बिट रजिस्टर है मेरा। इसी के साथ साथ RP अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब है आपका 16 बिट रजिस्टर पेयर, P फॉर पेयर, रजिस्टर पेयर। उसी के साथ साथ अगर RS यूज हो रहा है तो इसका मीनिंग है सोर्स पेयर, सोर्स रजिस्टर, सॉरी। उसके बाद अगर आपका RD यूज हो रहा है तो D फॉर डेस्टिनेशन, S फॉर सोर्स, तो ये हो गया आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर। अगर आपका यूज हो रहा है ADR, यानी कि ADR अगर यूज हो रहा है तो इसका मीनिंग होगा आपका 16 बिट एड्रेस। उसी के साथ अगर आपका कहीं पे डेटा लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में तो उसका मतलब होगा आपका 8 बिट डेटा। और अगर आपका डेटा लिखा हुआ है डेटा 16 बिट, तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये क्या है आपका 16 बिट डेटा। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शंस में यूज होंगे, तो आपको इनका मीनिंग जानना इसलिए जरूरी है कि जब ये इंस्ट्रक्शन में आएंगे आपके, तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये नोटेशंस का मतलब क्या है और जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन होगा। सो नेक्स्ट है मेरा डेटा ट्रांसफर ग्रुप, जो कि हमने भी बात की थी कि जो मेरे इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं उनको मैं क्लासिफाइड कर सकता हूँ वेरियस ग्रुप्स में या कैटेगरीज में, जो आपको मैंने पहले बताई है। उनमें पहला था हमारा डेटा ट्रांसफर ग्रुप। अब जनरली डेटा ट्रांसफर ग्रुप में होता क्या है, इस ग्रुप में होता क्या है कि जो डेटा होता है आपका, यानी कि अगर सपोज कीजिए सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो जनरली होगा क्या है इस ग्रुप में कि जो डेटा है वो आपका ट्रांसफर होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये समझ लीजिए, जैसे कि आप कई बार करते क्या हैं कि आप किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को कॉपी करते हैं, मूवी सॉन्ग्स आप सब कॉपी करते होंगे। तो इसमें जनरली होता क्या है कि जो सोर्स साइड पे डेटा होता है उसमें उसके जो कंटेंट्स होता है उनमें कोई भी फर्क नहीं आता है, यानी कुछ भी कंटेंट चेंज नहीं होते हैं उसके, लेकिन जो डेटा है वो आपके डेस्टिनेशन पे भी कॉपी हो जाता है, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भी कॉपी हो जाता है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है कि जो डेटा है वो कॉपी हो जाएगा सोर्स टू डेस्टिनेशन, लेकिन
जो सोर्स के कंटेंट्स हैं वो मॉडिफाई नहीं होंगे या चेंज नहीं होंगे। अब जनरली कई तरीके से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं रजिस्टर के थ्रू भी और मेमोरी लोकेशन के थ्रू भी। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है बिटवीन रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स मैंने आपको बताए थे कौन कौन से थे। B2D अगर हमें डेटा को ट्रांसफर करना है तो ये भी कर सकते हैं। और अगर हमें स्पेसिफिक डेटा बाइट्स को रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन पे सेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर के बीच में करना है तो वो भी कर सकते हैं किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से। और हमें किस में ट्रांसफर करना है, आपके एक्यूमुलेटर में, तो वो भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ रजिस्टर पेयर के बारे में मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर वाला हमने लेक्चर डिस्कस किया है उसमें आपको बताया है कि हमारे वैलिड रजिस्टर पेयर्स कौन कौन से होते हैं। तो उस लेक्चर को इसीलिए आपको कह रहा हूं कि उस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर होने शुरू हो जाए कि वैलिड रजिस्टर पेयर्स कौन कौन से होते हैं। तो सपोज कीजिए अगर मेरा रजिस्टर पेयर BC है, इससे मैं आपके स्टैक लोकेशन पे भी डेटा को ट्रांसफर कर सकता हूं। तो डेटा ट्रांसफर ग्रुप में जनरली आपका यही सब कुछ होता है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि क्या कुछ हम करने वाले हैं इसमें। तो अगर कोई आपका इंस्ट्रक्शन है, सपोज कीजिए आपका इंस्ट्रक्शन है मूव, चलिए ये नहीं, एक और आपको बताता हूं। अगर सपोज कीजिए आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो है MVI, ये बेटर है, MVI R डेटा। अब एड्रेसिंग मोड्स अगर आपने ध्यान से लेक्चर को देखा है तो उसमें मैंने बताया है आई आपका किस चीज को डिफाइन करता है, इमीडिएट डेटा को। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन आपका जनरली क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये आपको पता है कि ये ऑपरेशन इसका क्या परफॉर्म करेगा कि जो इमीडिएट डेटा है आपका उसको R में कॉपी कर देगा, ठीक है, या मूव करा देगा। तो ये आपको, इसीलिए मैं एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पहले बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन ये जनरली है क्या। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर डेटा ट्रांसफर ग्रुप है तो डेटा का ही ट्रांसफर हो रहा है जनरली, कि जो हमारी डेटा बाइट्स हैं उनको मैं एक रजिस्टर में मूव करा रहा हूं। इसी तरीके से आपका एक और एग्जाम्पल हो सकता है MVI M डेटा। तो अब इसमें भी आप देख सकते हैं ये क्या कराएगा कि ये जो डेटा है इसको कहां पे मूव कराएगा, मैंने आपको बताया था नोटेशंस में कि किसी मेमोरी लोकेशन पे इसको मूव कराएगा। और यहाँ पे क्या है, HL रजिस्टर पेयर यूज होगा आपका एज अ मेमोरी पॉइंटर, ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। तो ये जनरली आपका ये वर्क करेगा। इसमें भी देख सकते हैं आप डेटा मूव हो रहा है, इसीलिए हमारा ये डेटा ट्रांसफर ग्रुप में आते हैं इंस्ट्रक्शन। उसी के साथ साथ काफी सारे आपके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मूव करा सकते हैं RDRS, ये आप समझ ही गए होंगे। इसमें मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा डेटा को सोर्स टू रजिस्टर। आपको ध्यान रखना है कि ये जो है, जो इंस्ट्रक्शन सेकंड ये लिखा हुआ है आपका, ये अगर आपने पढ़ा होगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में तो मैंने आपको बताया है कि ऑपकोड होता है, उसके बाद ऑपरेंड 1 होता है, 2 होता है। तो आप जनरली अगर वो लेक्चर देखा है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कॉपी किससे होंगे, कि सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव कराएंगे या कॉपी करेंगे इसमें हम। तो इस तरीके के आपके काफी सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हो सकते हैं। तो इसको आप जनरली आप समझ गए होंगे कि इसमें हम डेटा को मूव करा रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, या एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पर, या फिर स्टैक टू ये सब हम कर रहे हैं। तो होप कि जो ये डेटा ट्रांसफर ग्रुप का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। जनरली इस एग्जामिनेशन के लिए या और भी एग्जामिनेशन के लिए इतना ही इनफ होता है कि आप जस्ट अगर समझ भी जाएं कि इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से रीड किए जाते हैं, कैसे इनको, आपको अगर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो यही इनफ होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा क्या है, नेक्स्ट है मेरा अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन जनरली है क्या, जैसे कि आपको पता ही है ये जो ग्रुप है ये इंस्ट्रक्शन कौन कौन से परफॉर्म करेगा। जैसे कि आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके क्या क्या हो सकते हैं, एडिशन हो सकता है, उसी के साथ साथ आपका सब्ट्रैक्शन हो सकता है, उसी के साथ में आपका ये इंक्रीमेंट हो सकता है, उसी के साथ में आपका डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो एडिशन में क्या होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो एडिशन में क्या होगा, सपोज कीजिए आपके पास एक जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, एड आर।
इस अब अगर ये इंस्ट्रक्शन है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ आपके एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इनके लिए सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ती है एक्यूमुलेटर की। यानी कि एक्यूमुलेटर में डेटा को मूव कराना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो इसमें जनरली होगा क्या, एड आर है आपका ये जो इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे कुछ और मेंशन नहीं है कि आपको कहाँ मूव कराना है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ऐड से तो आप समझ गए कि एडिशन करेगा, लेकिन किस किस का एडिशन करेगा? ये एडिशन करेगा आपके जो रजिस्टर आर के कंटेंट्स हैं और एक्यूमुलेटर के, यानी कि रजिस्टर आर के कंटेंट्स और ऐड करेगा प्लस कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। ये बात आपको समझ में आई है? और उसी के साथ साथ जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट कहां पे स्टोर होगा वो आपको पता है, मैंने कई बार बता चुका हूं, रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में ही सेव होगा। ये आप बात ध्यान में रखें। ऐड अगर इंस्ट्रक्शन आपका ये आ रहा है ऐड आर, तो इसका मतलब क्या है कि जो कंटेंट्स है रजिस्टर आर के, उनको ऐड हो करेगा ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, और जो इनका रिजल्ट आएगा एडिशन के बाद उसको ये फिर से एक्यूमुलेटर में ही सेव करेगा। ये होता है आपका एडिशन। उसी के साथ साथ आपका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। सब्ट्रैक्शन में भी आपका किस तरीके से होगा, सपोज कीजिए आपका कोई है, ये है आपका सब आर, सबसे आप समझ गए होंगे सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे भी जनरली आपको एक्यूमुलेटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्यूमुलेटर आपका बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये क्या करेगा आपका कि जो रजिस्टर आर के कंटेंट्स हैं उनको उसमें से सब्ट्रैक्ट, मतलब ये जनरली आपका करेगा क्या कि जो कंटेंट्स है रजिस्टर आर के, उनको सब्ट्रैक्ट करेगा कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर के। यानी कि आप कह सकते हैं ए माइनस आर परफॉर्म होगा। ये आप समझ गए होंगे कि एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स हैं उसमें से माइनस होंगे आपके जो रजिस्टर आर के कंटेंट्स हैं। और इसी तरीके से जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कहां पे सेव होगा आपका, सिमिलरली एक्यूमुलेटर में सेव होगा आपका। ये आपको होप कि समझ में आया होगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। एडिशन में भी काफी सारी आपकी चीजें हो सकती हैं, जैसे किसी मेमोरी लोकेशन पे भी हो सकता है, किन्हीं दो रजिस्टर के बीच में भी हो सकता है। ये सब आपके इसमें इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस किस किस टाइप के होते हैं, और यही हमारा कॉन्सेप्ट समझने का मतलब भी है कि हमें जस्ट पता लगाना है कि कौन कौन से वेरियस टाइप्स के इंस्ट्रक्शन सेट्स हो सकते हैं, जैसे अरिथमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन, डेटा ग्रुप इंस्ट्रक्शंस, इन सब के बारे में हम बात करनी है। तो मैंने बताया था कि ये एडिशन के बारे में आपको एग्जांपल दे दिया मैंने, सब्ट्रैक्शन का। इसी तरीके से अगर इंक्रीमेंट आ जाए, तो इंक्रीमेंट अगर आ गया है, तो अगर सपोज कीजिए आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है INR R, यानी कि ये करेगा क्या, अब ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा जो आपका रजिस्टर R है, ठीक है, ये स्पेसिफाइड रजिस्टर R है, इसके कंटेंट्स को इंक्रीज करेगा, इंक्रीमेंट करेगा बाय +1। समझ गए हैं? यानी कि आप ये समझ लें कि अगर इसके कोई कंटेंट्स हैं, जो R क्या है आपका, R मैंने बताया था आपको, कोई भी आपका जनरल पर्पज रजिस्टर हो सकता है। और जनरल पर्पज रजिस्टर मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, वो कौन कौन से थे हमारे, ABCDEH&L, ये आपके जनरल पर्पज रजिस्टर थे। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए इनके कोई भी कंटेंट हैं, ए के कोई भी कंटेंट्स हो सकते हैं, तो उनके कंटेंट्स को ये इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1, यानी कि उसमें +1 ऐड हो जाएगा, या आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1, ठीक है। उसी तरीके से आपका डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो डिक्रीमेंट के केस में आप क्या करेंगे, DCR उसके लिए होगा कोडवर्ड, तो DCR R, तो इसमें भी क्या होगा, R जो है आपका, फिर से बता रहा हूँ, रजिस्टर कोई भी हो सकता है, जनरल पर्पज रजिस्टर ABCDEH&L, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जनरली ये करेगा क्या कि जो कंटेंट्स हैं R के या जनरल पर्पज रजिस्टर के, उनको डिक्रीज कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा, यानी कि -1 बाय 1, यानी कि क्या करेगा, डिक्रीमेंट बाय 1। ये जो आपका
इस इंस्ट्रक्शन का फंक्शन है वो ये होगा। तो होप कि ये काफ़ी आपके इजी होते हैं। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कि समझ में आ गया कि डीसीआर क्या है, आईएनआर क्या है, ये सब, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्या है, कौन सा आपका ग्रुप है, अर्थमेटिक जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें क्या होगा, लॉजिकल में क्या हो रहा है आपका, ये सब आपको अगर क्लियर है तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना या उनके बारे में डिफाइन करना इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ब्रांच ग्रुप। अब ब्रांच ग्रुप में जनरली होगा क्या, अब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट करता है मशीन कोड्स को सिक्वेंशियल मैनर में, यानी कि एक के बाद एक सिक्वेंशियली आपका एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कई बार कि अब ये जनरली जब एग्जीक्यूट करता है मेमोरी लोकेशन में, मतलब सपोज कीजिए अभी ये आपका ये इंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके बाद आपका ये सिक्वेंशियल ये सब इस सीक्वेंस में फॉलो करेगा, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो कई बार क्या होता है कि हमें उनके बीच में मतलब एक सब प्रोग्राम हम डिजाइन कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन आपका फॉलो हो रहा है, इसके बाद ये इस प्रोग्राम पे आ जाए, ये जो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस है इनको फॉलो करने लग जाए। तो उस केस में क्या है, ब्रांच ग्रुप जो है इंस्ट्रक्शन मैं यूज करता हूं। या आप ये कह सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए एक मेमोरी लोकेशन पे अगर ये कर रहा है तो उसको जंप करा के मुझे दूसरी मेमोरी लोकेशन पे लाना है, ताकि मैं जो पर्टिकुलर मेरा सब प्रोग्राम है उसको मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिर से अपने सीक्वेंस पर आ जाएगा, यानी कि फिर से ये इसके बाद इसको फॉलो करने लग जाएगा, ये वाला फिर ये वाला, फिर अपने सीक्वेंस में फॉलो करने लग जाएगा। ये आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है ब्रांच ग्रुप का। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें काफी टाइप के होते हैं। जैसे आपका सबसे पहला होता है इसमें कॉल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के टाइप हो गए, तो पहला होगा इसमें कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शंस में आपके क्या क्या आ गए हैं, जैसे कि आपका जंप और एड्रेस, ये फॉर्मेट टाइप में लिख रहा हूं मैं, आपका जंप एड्रेस हो गया है पहला। उसी तरीके से आपका हो सकता है कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। उसी के साथ साथ आपका हो गया है PCHL, ये भी मैं आपको डिफाइन करूंगा कि ये क्या होता है। और भी हो सकते हैं इसमें, कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। और कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन में क्या हो सकते हैं कि कॉल और फिर कोई एड्रेस, यानी कि मैं आपको डिफाइन करूंगा ये कि क्या क्या होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। उसी तरीके से हो सकता है आपका कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन, कि कोई कंडीशन मैंने अप्लाई की तब ये फॉलो होगा। उसके बाद एक हो सकता है ये RET, ये रिटर्न होता है आपका। और उसी तरीके से कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। तो ये जनरली आपके ब्रांच ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी जंप एड्रेस की, जंप एड्रेस में मतलब होगा क्या आपका, कि सपोज कीजिए आपका कोई इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, जंप C200H, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये जनरली करेगा क्या, अगर ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है तो ये जनरली करेगा क्या, ये आपका जो इंस्ट्रक्शन है ये लोड कर देगा प्रोग्राम काउंटर को विद C200H। मैंने क्या कहा है, ये अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये जो पीसी है आपका, यानी कि प्रोग्राम काउंटर जो है, यानी कि पीसी जो है उसको लोड कर देगा इस वैल्यू के साथ में, ठीक है। और जो प्रोसेसर है अब वो फैच करेगा इंस्ट्रक्शन को इस एड्रेस से, समझ गए। सपोज कीजिए अगर मेरा प्रोसेसर जो है वो अभी आपका वर्क कर रहा था B2100, यहां से इस मेमोरी लोकेशन से एड्रेस को फैच कर रहा था। उसके बाद अगर मेरा ये वाला इंस्ट्रक्शन आता है तो अब ये क्या करेगा, ये जो आपका प्रोग्राम काउंटर है उसको लोड कर देगा इस एड्रेस के साथ, यानी कि ये प्रोसेसर को कहेगा कि इसको अभी आप एग्जीक्यूट ना करें सीक्वेंशियल मैनर में, बल्कि इस लोकेशंस पे जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करें, और जब ये पूरा हो जाए तो फिर से ये इस वाली लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जनरली जंप और एड्रेस के केस में होगा क्या। अब इसी में एक और आता है आपका कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन में होता है क्या आपका, कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे JZ का मतलब क्या है आपका, जंप
इफ जीरो। इसी तरीके से JNZ जंप इफ नॉट जीरो, ठीक है। JP जंप इफ पॉजिटिव, JPO जंप इफ पैरिटी ऑड, JPE जंप इफ पैरिटी इवन, अगर इवन पैरिटी आया तो जंप करे। मतलब कंडीशन एक मैंने अप्लाई कर दिया ना, कि कोई भी कंडीशन मैंने लगा दी है कि अगर जीरो हो या अगर पॉजिटिव हो तो ही जंप करे उस पर्टिकुलर एड्रेस पर। और इसी तरीके से मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन से इसमें इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं। एक हो गया आपका जंप इफ पॉजिटिव पैरिटी इवन, इसी तरीके से हो सकता है JM जंप इफ माइनस, इसी तरीके हो सकता है JC जंप इफ कैरी, इसी तरीके होता है JNC जंप इफ नो कैरी। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, ये एक है मेरा JZ C200। तो इस केस में क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन आपका कब होगा, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि जंप करेगा इस एड्रेस पर, इस पर्टिकुलर एड्रेस पर। कब? तो अगर मान लिया सपोज कीजिए, आपको मैंने फ्लैग रजिस्टर्स का बताया था कि अगर मेरा जीरो फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है 1 पे। मैंने आपको जो आर्किटेक्चर वाला लेक्चर है उसमें आपको फ्लैग्स के बारे में बताया था। एक हमारा रजिस्टर था फ्लैग रजिस्टर, उसके बारे में बताया था कि उसमें आपकी बिट्स थी जीरो फ्लैग भी आपका सेट हो सकता है, पैरिटी, ऑक्सिलरी, कैरी, साइन, ये सब के बारे में बताया था। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा है तो आप उसको अब रिकॉल कीजिए। तो अब सपोज कीजिए कि जो आपका ये फ्लैग रजिस्टर था उसमें अगर आपकी जो जंप जीरो बिट थी अगर वो 1 हो चुकी है तो तब ये इस वाले पर्टिकुलर एड्रेस पर जंप करेगा। अगर वो आपकी जीरो नहीं हो, मतलब 1 नहीं होती है, यानी कि जीरो फ्लैग अगर आपका सेट नहीं होता है तो कभी भी ये इस एड्रेस पर जंप नहीं करेगा। कंडीशन इसमें यही है कि अगर आपकी जो जीरो फ्लैग है वो सेट है तो ही जंप करेगा। ये आपका इसका कॉन्सेप्ट है कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था एक आपका इंस्ट्रक्शन था PCHL। अब PCHL में होगा क्या, अब जो कंटेंट है H और L रजिस्टर के, ये H और L रजिस्टर आपको पता है ना, जो कंटेंट्स है H और L रजिस्टर के वो बेसिकली ट्रांसफर होंगे आपके प्रोग्राम काउंटर में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये जनरली करेगा क्या कि जो HL के कंटेंट्स हैं उनको ये प्रोग्राम काउंटर में लोड कर देगा। ये आपको ये इंस्ट्रक्शन समझ में हो आया होगा। उसी के साथ साथ कई बार हो सकता है जो एड्रेस है, एक और जो मैंने आपको बताया था कि कॉल एड्रेस, कॉल एड्रेस में क्या हो सकता है आपका, उसके भी काफी सारे, जैसे सपोज कीजिए कि कॉल कर सकता हूं मैं, इसका एक आपको इंस्ट्रक्शन बताता हूं, कॉल C200, ये हो सकता है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कर देगा आपका, जनरली अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो प्रोग्राम काउंटर जो है उसके जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे इससे लोड हो जाएंगे C200 से, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो लोड कर देगा इससे, यानी कि अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे वो इस लोकेशन से होंगे। उसके लिए भी जनरली वही सेम चीज है जो मैंने आपको ऊपर जंप की केस में बताई है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल थे जो इम्पोर्टेंट थे, या आप कह लें कि एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। एग्जाम में इतना ज्यादा इनकी संभावना नहीं है कि आपको डायरेक्टली कोई ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन कोई मिल जाए। हो सकता है कुछ जो इंस्ट्रक्शन है जैसे PCHL हो गया, इसी तरीके से कुछ और भी हम डिफाइन करेंगे, उनका मीनिंग पूछ सकता है। अदरवाइज ये आपको नॉलेज के लिए है कि आपको पता लगे कि इंस्ट्रक्शंस किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो ये हो कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक और था इसमें RET, मैंने बताया था लास्ट में, ये क्या होता है, रिटर्न होता है। ये इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट होगा तो ये बेसिकली प्रोग्राम कंट्रोल जो है उसको ट्रांसफर कर देगा सब रूटीन से कॉलिंग प्रोग्राम पे, ठीक है। जो सब रूटीन है आपका, सपोज कीजिए जैसे मैंने कॉल की थी कि एक सब प्रोग्राम, अब जब उसको ये कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद आप RET डाल दीजिए, रिटर्न। तो ये अब जो मेन प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे थे उसकी तरफ रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये आपको होप कि समझ में आया होगा। जितने भी आपके फंक्शंस हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। अब लॉजिकल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस के बारे में आप ऑलरेडी समझ ही गए होंगे कि इसमें लॉजिक जो होंगे उनके बारे में बात करेंगे। लॉजिक्स क्या हो सकते हैं इसमें, जैसे कि एंड हो सकता है, ठीक है, एंड लॉजिक ही है ना, एंड लॉजिक हो सकता है, और हो सकता है। उसी के साथ साथ आपका एक्सोर हो सकता है। इसमें कुछ और सिग्नल भी होते हैं, उनके बारे में जान लीजिए आप। रोटेट हो सकता है। उसी के साथ साथ कंपेयर हो सकता है इसमें। उसी के साथ साथ आपका एक और है कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है इसमें आपका।
तो अगर इनके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊं तो इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होंगे ANAR। अगर ये इंस्ट्रक्शन है आपका तो ANAR ये जनरली आपका करेगा क्या कि जो कंटेंट्स हैं आपके इस स्पेसिफाइड रजिस्टर के, अब ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये रजिस्टर कोई भी हो सकता है आपका, जनरल पर्पज रजिस्टर आपका, ठीक है, कोई भी हो सकता है आपका। अब ये क्या करेगा, और यहाँ पे आपका कुछ और मेंशन नहीं है, तो ये क्या करेगा आपका कि जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट हैं, एक्यूमुलेटर के कंटेंट हैं और जो आर रजिस्टर के कंटेंट हैं उनकी एंडिंग कर देगा। समझ गए आप, यानी कि उनके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं और आर रजिस्टर के जो कंटेंट्स हैं, तो ये आपका इस एंड, ये मतलब इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होता है। उसी के साथ साथ इसमें काफी कुछ हो सकता है, ANAM भी हो सकता है। M के अगर हो गया तो उसमें आप क्या कहेंगे कि इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो है जो पॉइंट आउट करेगा कौन, आपका HL रजिस्टर पेयर। तो जो इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी आपके कंटेंट हैं उनको आपके एक्यूमुलेटर के साथ में उनकी एंडिंग करेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जनरली आप ये कहते हैं। तो एक तो ये हो गया है। उसी के साथ साथ आपका XOR भी हो सकता है। उसके लिए आपका जो इंस्ट्रक्शन होगा कुछ इस तरीके हो सकता है, XRAR। इसको आप समझ गए होंगे कि आर और एक्यूमुलेटर के बीच में XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसी तरीके से इसमें काफी कुछ हो सकता है, XRAM भी हो सकता है, सेम वही। XRAM का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो मेमोरी कंटेंट्स हैं, मेमोरी अगर HL पेयर इसको ये पॉइंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन को, तो जो यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट्स होंगे उनको और एक्यूमुलेटर को के बीच में ये XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो काफी सारे इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं। XOR के लिए हो गया, इसी तरीके से आप OR के लिए भी देख सकते हैं। और के लिए ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन, इसमें आप समझ ही गए होंगे आर और ए के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। आर की जगह पे आपका एम भी हो सकता है, कोई डेटा भी हो सकता है आपका। और इसी के साथ साथ हमारे हो सकते हैं कंपेयर बिट। कंपेयर बिट में क्या होगा आपका, उसकी कमांड होगी CMPR। CMPR जनरली आपका क्या करेगा, कंपेयर करेगा, इंस्ट्रक्शन कंपेयर करेगा जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट हैं, ठीक है, एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स हैं और आर रजिस्टर के जो कंटेंट्स हैं उनके बीच में कंपेयर करेगा ये जनरली। तो ये इसका एक इंस्ट्रक्शन हो गया है। इसी तरीके से कंपेयर में भी आपके काफी कुछ होते हैं, लेकिन हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आर की जगह आपका एम भी हो सकता है, कोई मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है, और इसी के साथ साथ आपका डेटा भी हो सकता है। डेटा केस में ये हो जाएगा आपका CPI कंपेयर करेगा इमीडिएट डेटा को, ठीक है, ये भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है आपका। तो आप ये कह सकते हैं कि मल्टीपल आपके इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है इन इंस्ट्रक्शन के पीछे। उसी के साथ साथ नेक्स्ट था हमारा एक और कंपेयर हो गया है, कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। तो रोटेट के लिए जनरली होगा क्या, अगर रोटेट का एक आपको आ गया तो RLC ये आपका इंस्ट्रक्शन है। तो ये क्या करेगा जनरली, ये आपके जो मतलब जो एक्यूमुलेटर है, ठीक है, उसके कंटेंट्स को ये क्या करेगा, रोटेट लेफ्ट। इसका मतलब होता है रोटेट लेफ्ट, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जितनी भी बिट्स हैं एक्यूमुलेटर की उनको लेफ्ट साइड आपकी शिफ्ट कर देगा बाय 1 बिट। सपोज कीजिए आपकी जो एक्यूमुलेटर है उसके कंटेंट्स कुछ इस टाइप से हैं, 4 5 6 7 8 ये आपके कंटेंट्स हैं। तो मैंने कहा है कि एक एक बिट शिफ्ट हो जाएंगी, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, इसी तरीके से चलते चलते यहाँ, और ये वाला आपका यहाँ, और ये सपोज कीजिए कैरी भी है यहाँ पे आपका। तो अब जनरली होगा क्या, आप जब ये शिफ्ट होगा तो ये वाला जो आपका कंटेंट है ये आपके शिफ्ट होने स्टार्ट होंगे, यानी कि ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा आपका, ये शिफ्ट होगा यहाँ। तो आप इसको शिफ्ट कीजिए तो ये इधर 1, फिर ये आएगा 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0 और फिर 1। कंटेंट जो है कुछ इस टाइप के हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कैरी की साइड टाइप में क्या आएगा आपका
1 ही आएगा क्योंकि इसको मैंने मूव किया है इधर। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं ये वाली जो बिट है, सपोज कीजिए अगर ये डी नॉट पे थी आपकी बिट तो ये 0 थी, तो अब यहाँ डी नॉट पर आपकी 1 हो गई, यानी कि मैंने जो है एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स हैं उनको लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया है। इसी तरीके से इसमें एक सिग्नल हो सकता है आरआरसी। आरआरसी में क्या होंगे कि जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट उनको राइट साइड शिफ्ट करेंगे आप, तो उसमें जो कंटेंट्स है वो आपको इस साइड शिफ्ट करने हैं, तो उसमें आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कुछ इसके कंटेंट्स थे जो आई थिंक आपको समझने जरूरत है। होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरा स्टैक कंट्रोल ग्रुप। स्टैक कंट्रोल ग्रुप में जनरली आपको कुछ में सिग्नल्स कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एक जो इंस्ट्रक्शन है वो है SPHL। SPHL में जनरली होगा क्या कि जो HL के कंटेंट्स हैं, HL आपको पता है कि ये रजिस्टर पेयर होता है, तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो कंटेंट्स हैं HL रजिस्टर पेयर के वो आपके मूव हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे SP में। SP किसे कहते हैं आपको पता है, स्टैक पॉइंटर को। तो जब ये इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा तो HL के कंटेंट्स आपके स्टैक पॉइंटर में मूव हो जाएंगे, ट्रांसफर्ड हो जाएंगे। इस इंस्ट्रक्शन को आप याद रखें। इसी के साथ साथ एक और इसमें इंस्ट्रक्शन होता है, वो होता है पुश RP। अब जब ये इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा तो जो कोई स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर है, ये आपको बताया था मैंने नोटेशंस में, RP किसे कहते हैं कि रजिस्टर पेयर। तो जो स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर है ये आपके इसके कंटेंट जो हैं वो आपके शिफ्ट होने लग जाएंगे, ठीक है, स्टैक में कॉपी होने लग जाएंगे। ये आप समझ लीजिए कहाँ पे कॉपी होंगे, पुश RP मतलब जो रजिस्टर पेयर है उसके कंटेंट्स आपके स्टैक में मूव होने लग जाएंगे। तो ये इसका जनरली एक और इंस्ट्रक्शन था। उसी के साथ साथ इसमें काफी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। पुश के साथ साथ इसमें पॉप RP भी हो सकता है। पॉप में क्या होगा आपका कि जो इसका मतलब उल्टा होने लग जाएगा, ये समझ लीजिए आप। पॉप क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है आपका पुश का, यानी कि कंटेंट जो स्टोर्ड हैं पुश ने जो किए थे उनको पॉप करेंगे, आउटसाइड करेंगे उस रजिस्टर पेयर में। ये आप समझ लीजिए पुश और पॉप का क्या कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट है मेरा मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं? मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो जनरली आपके मशीन को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये कंट्रोल करेंगे, रोकना है आपको, कुछ वेट करना है। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन है इसमें NOP। NOP का मतलब क्या है कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। NOP मतलब नो ऑपरेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा एक्सेप्ट दिस इंस्ट्रक्शन, मतलब ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई भी ऑपरेशन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक हो गया आपका HLT। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं HLT NOP का क्या मतलब है। HLT क्या है? हॉल्ट है, यानी कि जनरली क्या करे जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो माइक्रो प्रोसेसर आपका हॉल्ट हो जाएगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो है स्टॉप कर देंगे माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। ये जनरली एक तरीके से आप कह सकते हैं ये मतलब एक तरीके का वैलिड इंटरप्ट है। और ठीक है, इसी के साथ साथ एक और जो मेरा आता है नेक्स्ट है वो है EI। EI क्या है आपका? ये है आपका जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है वो सेट हो जाएगा। इसके बारे में हम आपके इंटरप्ट वाला जो हमारा चैप्टर होगा या लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि EI क्या होता है, DI क्या होता है। तो EI का आप मतलब समझ लीजिए ये क्या है आपका इंटरप्ट इनेबल। इसी के साथ साथ एक होता है DI। DI का क्या होता है? इंटरप्ट डिसेबल। तो इसमें आप समझ लीजिए जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है वो आपका सेट हो जाएगा, और जब ये आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है वो आपका रीसेट हो जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको आप मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। होप की जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा आपका मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का। तो यही जनरली आपका कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा, जो हमने बात की है कि इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या होते हैं। 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में बात की, काफी सारे इंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस किए। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कुछ डायरेक्टली आपके इंस्ट्रक्शन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, वो मैंने मेनली आपके डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, लाइक करना ना भूलें, एटलीस्ट लाइक कीजिए।
250 लाइक्स एटलीस्ट इस वीडियो पर हमें चाहिए। और उसी के साथ कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं class.flyhigh@gmail.com पर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।